नमस्कार दोस्तों। पंजाब के जालंधर में से कथित तौर पर 4 महिलाओं ने एक फैक्ट्री वर्कर एक आदमी को किडनैप किया और कथित तौर पे उसका रेप किया। ये जो है रिपोर्ट निकल के आ रही है पंजाब के जालंधर जिलों में से। और पुलिस के अनुसार उस विक्टिम ने ये बताया है, आप लोगों ने थोड़ा सा वीडियो देखा ही होगा, कि विक्टिम ने ये बताया कि रात भर उसके साथ शोषण किया गया, उसका रेप किया गया। इस पूरे मसले को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या हुआ था उस रात को और उसके साथ किस तरीके से 4 युवतियों ने, 4 लड़कियों ने वहाँ पे रेप किया, और क्या इसके प्रावधान में हमारे इंडियन पैनल कोड के अंदर हमारे भारत में कोई लॉ है या नहीं है। ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं, तो लास्ट तक आपको ये लेक्चर को देखना है। 4 वुमेन ने क्या किया है कि एक पहले क्या किया, एक रिपोर्ट निकल के आती है जिसके साथ ये हुआ, उसने ये बताया कि उससे पता पूछने के लिए जो है 4 महिलाएं उसके कार में आती हैं एक तरीके से, और उसे पता पूछने के लिए आती हैं और फिर उसका किडनैप कर लेती हैं। और किडनैप करने के बाद, जैसे ही उसे किडनैप करने के बाद, और उसे फिर क्या कर देती हैं, बीच रास्ते में बेहोश कर देती हैं। और बेहोश करने के बाद उसको रात भर उसके साथ शोषण किया जाता है, उसका रेप किया जाता है। ये चीज़ जो है फैक्ट्री वर्कर जो है, ये आदमी जो है ऐसा बता रहा है। ये सारी चीज़ें आप ये देखेंगे, वेरियस न्यूज़पेपर्स के अंदर इस आर्टिकल्स को कवर किया गया है कि 4 लड़कियों ने युवक को कार में खींचा, पकड़कर पिलाई शराब, फिर चारों ने किया रेप। तो इस तरीके से जालंधर में से अभी तक आप लोगों ने लड़कियों के रेप के केसेस सुने होंगे काफ़ी ज़्यादा, लेकिन ये पहला केस होगा, या फिर इसके पहले भी कुछ केसेस हुए हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं हुए हैं। लेकिन आज इस केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इस केस के अंदर क्या क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, सभी को हम डिटेल्स में देखेंगे। आप देखेंगे कि क्या किसी आदमी का रेप हो सकता है। कैन मैन बी रेप्ड? ये क्वेश्चन बहुत बड़ा रिमार्क है, एक क्वेश्चन आता है, और ये कि क्या इंसानों का, क्या एक आदमी का रेप हो सकता है। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉज, हमारे भारतीय कानून के अनुसार इस आदमी का रेप नहीं हो सकता। मैन कैन नॉट बी रेप्ड। आप सोचिए, इस तरीके से आप चीज़ों को लगा सकते हैं कि मैन कैन नॉट बी रेप्ड एट ऑल, दे कैन ओनली बी सोडोमाइज्ड। अब देखिए, वर्ड एक आता है सोडोमाइज्ड। आप पूछेंगे सर ये सोडोमाइज्ड क्या है, सोडोमाइज्ड का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। सोडोमाइज्ड का मतलब विच इज कवर अंडर आर्टिकल 3, आर्टिकल किस आर्टिकल के अंदर कवर है, आर्टिकल 377 ऑफ द आईपीसी। सोडोमाइज्ड का मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से मेन के साथ जो है रेप नहीं किया जा सकता, उसे सिर्फ सोडोमाइज्ड किया जा सकता है। अंटिल 2018 आर्टिकल 377 क्रिमिनलाइज इवन कंसेंसुअल होमोसेक्सुअल सेक्स, है ना। मतलब एक तरीके से ऐसा कहा जा रहा है कि आदमी के साथ रेप नहीं हो सकता है, वो तो जानबूझ के मतलब एक तरीके से आदमी तो उनके साथ तो रेप हो ही नहीं सकता, ऐसा ये इस आर्टिकल के अंदर ये जो कानून हमारा ये कहता है। और ये क्या कहता है, और ये कहता है कि सर सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन द एस्पेक्ट। 2018 तक क्या था, 2018 तक जो 377 आर्टिकल था उसको भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। अभी उसके बाद वो डिक्रिमिनलाइज हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, फिर उसके ऊपर लॉ बना और फिर वो जाके डिक्रिमिनलाइज हुआ। होमोसेक्सुअल कंसेंसुअल भी, होमोसेक्सुअल सेक्स जो था, अगर सेम सेक्स के जो पर्सन हैं, लोग ने अगर वो आपस में सेक्स करते हैं तो वो क्रिमिनलाइज था पहले तक। अभी होमोसेक्सुअल जो है वो जो है डिक्रिमिनलाइज हो चुका है। While the Supreme Court struck down this aspect of law in a historic verdict of September 6, more amendments are required in the legal definition of the rape. अभी बहुत सारे अमेंडमेंट हमारे लॉज के अंदर रिक्वायर्ड है, जिसके तहत हम लीगल डेफिनेशन देखें रेप की क्या है। अभी क्वेश्चन आता है कि अगर एक वुमेन एक आदमी का रेप करती है, या फिर कई वुमेन गैंग रेप होता है, या किसी भी प्रकार का वुमेन के द्वारा मेन का रेप किया जाता है ना, तो क्या पॉइंट्स निकल के आएंगे, क्या उसे चार्ज किया जा सकता है, क्या उसे सजा मिलेगी, कैन वुमेन बी चार्ज फॉर द रेप इन इंडिया, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क निकल के आता है। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, क्या डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वुमेन, है ना। याद रखिए, विद वुमेन लिखा, यहां पे मैन नहीं लिखा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मैन, अगर मैं दिखा दूं आपको, नहीं लिखा है, तो मतलब मेन के साथ रेप नहीं हो सकता। इस डेफिनेशन को भी चेंज करने की आवश्यकता है, न्यूट्रल वेस्ट करने की आवश्यकता अब आ चुकी है, क्योंकि अभी क्या हो चुका है कि अभी आप देखेंगे कि कोई भी सुरक्षित नहीं है। जो रेप किसी के साथ भी हो सकता है, विक्टिम यहाँ पे कोई भी हो सकता है।
अगर हम सेक्शन 375 को रीड करते हैं तो ये कहता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ वुमेन अगेंस्ट हर विल, उसके विल के अगेंस्ट में, उसकी इच्छा के अगेंस्ट, विदाउट हर कंसेंट, बिना उसका कंसेंट लिए, बाय कोerसिव, इन मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द फ्रॉडफुल तरीके से, और एट अ टाइम, किस समय, व्हेन सी हैज बीन इंटॉक्सिकेटेड, जैसे कि अगर उसने कुछ दारू वगैरह पी के रखी है, कुछ अल्कोहल कंज्यूम करके रखा है, नशे में है, कुछ भी इस प्रकार के है, उस समय सेक्स करना। और इफ सी अनसाउंड द मेंटल हेल्थ, अगर वो अनसाउंड है, मेंटल हेल्थ उसकी ठीक नहीं है ना, सोचने समझने की शक्ति जो है, तार्किक शक्ति जो है उसकी ठीक ठाक नहीं है, उस समय उसके साथ सेक्सुअल अगर मतलब एक तरीके से सेक्स होता है तो वो रेप की कैटेगरी में आता है। और एनी केस इफ सी इज अंडर 18 ईयर ऑफ एज, अगर वो 18 से कम साल की है, अगर वो उसके साथ कंसेंसुअल भी हो रहा है तो भी वो रेप की कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अंदर मैरिटल रेप वगैरह भी का एक कॉन्सेप्ट है। अभी वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो केस चल रहा है, जैसे उसका वर्डिक्ट आता है, उसके ऊपर आता है, तो हम वो चीज भी डिस्कस करेंगे कि मैरिटल रेप क्या होता है ना। शादी के बाद भी अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से बिना कंसेंट के सेक्स करता है तो उसे मैरिटल रेप की कैटेगरी में रखा जाएगा। तो ऐसा प्रावधान जो है इंडियन पेनल कोड आईपीसी हमारे लॉज के अंदर दिया गया है, लेकिन मेन के लिए कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा कानून नहीं है। अब देखिए कंसेंट क्या डिफाइन करता है, कंसेंट कैसे डिफाइन करता है। कंसेंट इज डिफाइंड एज अ क्लियर वॉलंटरी कम्युनिकेशन दैट वुमेन गिव्स फॉर अ सर्टेन सेक्सुअल एक्ट। कंसेंट का मतलब ये होता है, जैसे कि आप लोगों ने मूवीज वगैरह भी देखी होंगी कि उसने इशारा कर दिया उस लड़की ने, या उसने हंस दिया या कुछ कर दिया, तो हमें लगा कि ये एक तरीके से सेक्स के लिए बुलावा है या इशारा है, तो वो जाके उसका सेक्स कर मतलब रेप कर देते थे। तो कंसेंसुअल जो सेक्स है वो क्या डिफाइन करता है कि कंसेंट डिफाइन करता है कि अगर वो लड़की, अब यहाँ पे लॉ के अनुसार सिर्फ वुमेन को ये पावर दी गई है ना, मैन के पास ऐसी कोई भी ऐसा लॉ नहीं बना हुआ है, या मैन के अलावा किसी भी अदर जेंडर को ये लॉ नहीं है ना, वुमेन के अलावा, सॉरी। तो कंसेंट जो डिफाइन करता है क्लियरली वॉलंटरी कम्युनिकेशन, बोल के अगर वो कर रही है, कम्युनिकेट करके कर रही है सर्टेन सेक्सुअल एक्ट के लिए, तब उसे कंसेंट माना जाएगा। मैरिटल रेप इज एन एक्सेप्शन टू गिविंग द कंसेंट एज it is not crime under the Indian Penal Code as long as woman is above 18 year of age। तो अभी ये मैटर चल रहा है, जैसे भी इसके रिगार्डिंग रिपोर्ट निकल के आएगी वो हम डिस्कस करेंगे। अब एक क्वेश्चन फिर से आता है और मैं आपको इस केस को, पूरे केस को एक प्रीवियस केस से रिलेट करके समझाऊंगा। वो है द क्यूरियस केस ऑफ प्रिया पटेल। अब ये प्रिया पटेल का केस है, इसमें इनके वुमेन जो है, मतलब एक तरीके से इनके जो हस्बैंड थे, इनके हस्बैंड का नाम था भानु प्रताप पटेल। अब भानु प्रताप पटेल और इनके ये जो वाइफ थी भानु प्रताप पटेल की, प्रिया पटेल, इनके खिलाफ केस हुआ। किस लिए? इनके खिलाफ गैंग रेप का केस हुआ, एक तरीके से आप ऐसा समझ सकते हैं, है ना, गैंग रेप केस हुआ। अब गैंग रेप कैसे हुआ कि एक वुमेन को जो है, इनके जो हस्बैंड थे वो क्राइम कमिट कर रहे थे, जिस समय पे सेक्स कर रहे थे, एक्चुअल एक तरीके से रेप कर रहे थे किसी वुमेन का रूम के अंदर। उस समय पे ये जो है इनकी वाइफ प्रिया पटेल जाती हैं, ये देखती हैं और उस औरत को, जिसके साथ जो विक्टिम है, जिसके साथ रेप हो रहा था, उसे थप्पड़ मारती हैं और जाके गेट बंद करके और निकल जाती हैं। तो मतलब एक तरीके से ये भी कंसेंट दे रही हैं, और यहाँ पे ये जो रेप हो रहा था उसमें ये भागीदारी इनका भी था। लेकिन क्या होता है, सेक्शन हस्बैंड एंड वाइफ चार्ज विद ऑफेंस ऑफ, चार्ज किया गया गैंग रेप के लिए सेक्शन 376 क्लॉज 2 क्लॉज जी ऑफ द इंडियन पेनल कोड। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट had dismissed the revision petition holding that women could not commit rape charge. Section 376 clause 2 could apply only she facilitate act of rape. Her appeal in the apex court directed against the order, है ना। तो ये निकल के आता है और उन्हें रेप से बरी कर दिया जाता है। रेप से कैसे बरी कर दिया जाता है? उन्हें बोला जाता है कि वुमेन कैन नॉट बी रेप्ड, ऐसा वुमेन कैन नॉट बी कमिट द क्राइम ऑफ रेप, है ना। और उन्हें अलाउ किया जाता है, वुमेन कैन नॉट बी सेड टू हैव एन इंटेंशन टू कमिट रेप, है ना, कि कितनी बड़ी बात है। और ये चीजें बोली गई हैं कि वुमेन जो है रेप कर ही नहीं सकती हैं। The counsel of appellate is right to her submission that she cannot be prosecuted for alleged or commission of offence punishable under the C 377 clause 2 clause G. The bench said quest और चार्ज फ्रेम अगेंस्ट द appellate। तो ये जो बेंच है इसके अगेंस्ट में ये फैसला सुनाती है और बोलती है कि वुमेन रेप नहीं कर सकती और उन्हें इस
केस से बरी कर देती है प्रिया सिंह को, है ना। तो प्रिया पटेल को, ये आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट फिर रूल करती है कि वुमेन कैन नॉट बी प्रोसिक्यूट ऑफ द गैंग रेप ऑफेंस इवन सी हैड फैसिलिटेटेड द क्राइम। अगर उसने क्राइम किया भी है फिर भी उसको इस जो सेक्शन के तहत उसे सजा नहीं दी जाएगी। बियर रीडिंग ऑफ सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी, ये आपको याद रखना है ना। अभी क्या आवश्यकता है, अभी जरूरत है कि हम लोग क्या करें कि एक लॉ बनाए, मेक अ केस फॉर अ जेंडर न्यूट्रल लॉ होने की आवश्यकता है। कई देशों में ये जेंडर न्यूट्रल लॉ बन भी चुके हैं, है ना। ये और जो बताया जा रहा है कि जो प्रिया पटेल का जो केस था बहुत ही बैड केस था, बैड लॉ है, खराब लॉ के कारण वो छूट गई, है ना, उन्हें कुछ सजा नहीं हुई। तो लॉ टू बी द मेड जेंडर न्यूट्रल सिंस विक्टिम एंड perpetrators बिलोंग टू ऑल जेंडर। ये दोनों विक्टिम और क्राइम करने वाले दोनों के दोनों एक अलग अलग जेंडर से हो सकते हैं, है ना। उसके लिए किसी जेंडर की आवश्यकता नहीं होती है क्राइम करने के लिए। तो इसलिए हमें ऐसे लॉ बना के आना चाहिए, ऐसे लॉ बनाने चाहिए। अब समय आ चुका है कि इस लॉ को अगर आप लोग सहमत हैं तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहें तो इस लेक्चर को शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जैसे लोग भी अवेयर हों इससे रिलेटेड, है ना। दिस डेंजरस स्टीरियोटाइप डिनाइड जस्टिस लिबर्टी। अगर ये इस तरीके से स्टीरियोटाइप बना रह गया पहले के ज़माने का जो बना आ रहा है कि हाँ ओनली वुमेन कैन बी रेप्ड, है ना, सिर्फ वुमेन का रेप हो सकता है, मैन का रेप नहीं हो सकता है, तो ये एक तरीके से जस्टिस डिनाइड हो रहा है, लिबर्टी, राइट टू लाइफ, इक्वलिटी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का ये हनन हो रहा है ना। सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पेनल कोड ओनली वुमेन, सिर्फ वुमेन को ही मिलता है, सिर्फ वुमेन ही विक्टिम हो सकती हैं। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं और प्रीवियस जजमेंट्स भी देखे हैं, और आप लोगों ने बहुत सारे ऐसी वायरल वीडियोस भी देखी होंगी जहां पे वुमेन जो है क्राइम कमिट कर रही हैं और आप सीधी सीधी चीज दिख रही हैं कि वुमेन जो है क्राइम कमिट कर रही हैं और मैन के साथ जो है क्राइम हो रहा है ना। तो अभी आवश्यकता है कि जेंडर न्यूट्रल बेस्ड लॉज बनाने की आवश्यकता है हमारे समाज को, क्योंकि हमारा समाज एक इवॉल्विंग समाज है ना। हम डेवलपमेंट की ओर आगे तेजी से बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, तो ये इस लेवल में सोसाइटी के अंदर भी हमें ग्रोथ करने की आवश्यकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हमारा द हिंदू एनालिसिस आज है 24 नवंबर 2022 और आप द हिंदू एनालिसिस देख रहे हैं। द हिंदू एनालिसिस एडवर्स न्यूज एनालिसिस के द्वारा लेके आया गया है। पहली न्यूज है इलेक्शन कमिश्नर शुडंट बी यस मैन। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज कुछ नया ट्राई किया है मैंने, यहाँ पे लास्ट तक देखना है आपको। मैंने यहाँ पे लक्ष्मीकांत की बुक से डायरेक्टली पेजेस उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन का टॉपिक वो भी मैं आपको कवर करवाऊंगा। मतलब एक तरीके से न्यूज़ में है, आर्टिकल पढ़ेंगे, बहुत प्यारा आर्टिकल है, और उसके स्टैटिक पोर्शन से लिंक करते हुए मैं आपको पढ़ाऊंगा किस तरीके से आपको खुद चीज़ों को रीड करना है, पढ़ना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही CIC एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे भी हम देखेंगे। लेकिन बिफोर दैट एक छोटी सी न्यूज़ आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा एडिवर्स न्यूज एनालिसिस का पेज फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ आपको जाना है एडिवर्स न्यूज एनालिसिस का इस पेज को फॉलो करना है। इस पेज को एडिवर्स न्यूज एनालिसिस इंस्टाग्राम के अंदर आप इसे हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे _ प्रकाश द्विवेदी _ नाम से मेरी ID है, तो यहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी आपको, और अभी तक आप लोगों ने कर भी लिया होगा फॉलो, है ना। आप लोग बड़े होशियार लोग हैं, है ना। चलिए बात करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम में फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है, और आप लोगों के सामने स्क्रीन में ऊपर की तरफ यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एडिवर्स न्यूज एनालिसिस का, है ना। ये भी आप टाइप करके सिंपली सर्च कर सकते हैं। चलिए, इलेक्शन कमिश्नर शुडंट बी यस मैन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं। इसको और इस न्यूज़ को और कुछ आर्टिकल्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। तो हम आर्टिकल की ओर मूव करते हैं, और एडिटोरियल सेक्शन में पहला तो माल न्यूट्रिशन है, सेकंड आप देखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की बात कर रही है। अब इंडिपेंडेंस की यहाँ पे बात कर रही है, हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। क्लियर। थर्ड हम डिस्कस करेंगे ये सारा GS2 GS3 से रिलेटेड आर्टिकल है। ये GS3 से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं, है ना, और 2 का भी ये पार्ट है ना। तो सोशल प्रॉब्लम में तो आ जाता है, वेरियस एस्पेक्ट्स में इसको आप यूज कर सकते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले आज हम देखेंगे
फिक्सिंग इंडियाज माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम होती है माल न्यूट्रिशन की, इसको हम फिक्स करते हैं। रिसेंटली जैसे कि हमारा इंडेक्स आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 ब्रॉट मोर अनवेलकम्स न्यूज़ इंडिया। ह्यूमन डेवलपमेंट में इंडिया की जो रैंकिंग थी 107 थी आउट ऑफ 121। मैं आपको अगर दिखाता हूं यहाँ पे, ये देखिए ग्लोबल 100 से काफ़ी लोग जो है भूखे रह जाते हैं। तो आवश्यकता है कि इसके ऊपर हम क्या वर्क कर सकते हैं। तो इंडिया का रैंक कितनी है, इंडिया रैंक इज 107 आउट ऑफ 121 कंट्रीज। एंड स्टंटिंग में अगर मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अनुसार 5 के डेटा का बताता हूं, तो चाइल्ड यहाँ पे लेस देन 5 ईयर ऑफ एज में कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पे स्टंटिंग 35.5% है, वेस्टिंग 19.3% है, अंडर वेट जो है 32.1% आता है। ठीक है, इंडिकेटर न्यूट्रिशन की स्टंटिंग, वेस्टिंग, मॉर्टेलिटी, अंडरवेट, ये सारे की सारी क्या है, ये इंडिकेटर है न्यूट्रिशन के, है ना। अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। आप इस पूरे आर्टिकल को डिटेल्स में आप खुद जाके पीडीएफ से रीड भी कर सकते हैं। माल न्यूट्रिशन की बात करता हूं, ये 4 प्रकार के होते हैं, आप लोगों के सामने है यहाँ पे। द ग्रोथ फेलियर माल न्यूट्रिशन, मैं आपको और अच्छे से दिखाता हूं यहाँ पे, क्लियर। एक्यूट माल न्यूट्रिशन और वेस्टिंग, जो वेस्टिंग है ये, इसको हम क्या कहते हैं, एक्यूट माल न्यूट्रिशन, जो कि हमारे इंडिया में 19.3% है। डेटा मैं इतनी बार बोलूंगा कि आपको याद हो जाएगा अगर आप ध्यान से लेक्चर को सुन रहे हैं तो। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ दिस कैटेगरी मेरसमस, इस अलग अलग कैटेगरी है, कौशिकोर वगैरह है, तो इसको इतना डिटेल्स में जाने की आवश्यकता नहीं है, बस जस्ट आपको रीड कर सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक तरीके से वेस्टिंग हो जाता है, एक तरीके से आदमी क्या होता है, बहुत दुबला पतला हो जाता है, बहुत उसकी हालत जो है खराब हो जाती है, न्यूट्रिशन, बॉडी को लैक ऑफ न्यूट्रिशन मिलता ही नहीं है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन और स्टंटिंग जिसको कहते हैं, दिस कैन बी प्रिवेंशन ऑफ द प्रोवाइडिंग द प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है प्रेग्नेंट वुमेन को, ऑल्सो मेकिंग द श्योर एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन अवेलेबल। स्टंटिंग हैपन ड्यू टू पुअर मैटरनल हेल्थ and it is very risky since it cannot be reversed after the certain age। अगर किसी को क्रॉनिक माल न्यूट्रिशन हो गया है, स्टंटिंग की प्रॉब्लम हो गई है ना, एक कह सकते हो कि उसकी जो हाइट है एज के अनुसार नहीं बढ़ रही है, ऐसी कैटेगरी हो जाती है, तो क्या होता है उसके बाद वो उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो हमेशा वैसे का वैसा रहेगा। तो ये बहुत ही क्रॉनिक प्रॉब्लम है जिसे हमें एड्रेस करना है, क्लियर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माल न्यूट्रिशन, थर्ड हम देखते हैं। दिस हैपन डिफिशिएंसी ऑफ आयरन, आयरन की कमी की वजह से होता है। एनीमिया देखा होगा आप लोगों ने, सुना होगा, ब्रेन को अफेक्ट करता है। एनीमिया मतलब खून की कमी एक तरीके से, है ना, ब्रेन दिमाग से अच्छे से नहीं चलता। आयोडीन की डिफिशिएंसी हो जाती है, आयोडीन की कमी हो जाती है। आप लोगों ने एड्स वगैरह भी देखे होंगे कि हमारे नमक में जो है आयोडीन की मात्रा है, तो नमक में आयोडीन की मात्रा होना आवश्यक है। जिंक की मात्रा कम हो जाती है, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं उन सब की मात्रा अगर कम हो जाती है, विटामिन की मात्रा कम हो जाती है ना, विटामिन डी, ए, तो इनकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और न्यूट्रिशन लेवल जब भी कम होता है तो ये हंगर इंडेक्स के अंदर आता है। सिर्फ भूखा रहना, सिर्फ पेट भर जाना ही हंगर को मिटाना नहीं होता है। बताइए कौन सा जो जीरो हंगर जो हमारा टारगेट है, ये कौन सा, आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जीरो हंगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर किस टारगेट के अंदर रखा गया है, कौन सा गोल है, गोल नंबर कौन सा है, एसडीजी का ये कौन सा गोल है, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आई होप आप लोग अच्छे से आंसर देंगे, इसका कमेंट करेंगे, है ना। कॉजेस बताए हैं माल न्यूट्रिशन की कि सबसे बड़ा कॉज है पॉवर्टी। आप सभी लोगों को पता होगा पॉवर्टी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ द माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी अच्छे से नहीं हो पा रही है। मोनोकल्चर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, हम लोग क्या कहते हैं, एक ही चीजें बार बार उगाए जा रहे हैं खेतों में, है ना। जो डाइवर्सिफाइड क्रॉप करेंगे तो डाइवर्सिफाइड अपने को क्या मिलेगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। हाइजीन इशू बहुत बड़ा लेवल पे देखने को मिलता है, जैसे कि पानी वगैरह हाइजेनिक नहीं रहता, पुअर सैनिटेशन कंडीशन रहती है। इनजस्टिस ऑफ वुमेन के साथ इनजस्टिस होता है। पुअर malnourished girls married at an early age, they have malnourished children। लड़कियों की जल्दी शादी कर दी जाती है, और जब जल्दी शादी कर दी जाएगी तो वो उतना कैपेबल नहीं होंगी ना बच्चा पैदा करने के लिए, और उनके साथ जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो फिर जब बच्चा पैदा होता है तो वो अंडर नरिश रहता है, माल न्यूट्रिशन का शिकार रहता है। कुछ नेगेटिव इंपैक्ट देख सकते हैं, प्रोडक्टिविटी ऑफ द पॉपुलेशन डिक्रीज हो जाती है, कंट्रीज की मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाती है, मतलब मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की डेथ होती है। जैसे बच्चा पैदा होता है तो 4-5 साल के अंदर कुछ ही महीनों के अंदर उसकी डेथ हो जाती है, तो ये रेट काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है।
माल न्यूट्रिशन की वजह से सर्वाइवल रेट ऑफ द चिल्ड्रन जो है इफेक्ट करता है, तेजी से बढ़ जाता है, मतलब घट जाता है, सर्वाइव बच्चे नहीं कर पाते हैं, अर्ली एज में उनकी डेथ हो जाती है, इफेक्ट द लर्निंग कैपेबिलिटी ऑफ द चिल्ड्रन, और जो बच जाते हैं उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी में इफेक्ट पड़ता है। अगर वो माल न्यूट्रिशन का शिकार है तो जल्दी चीज़ों को नहीं सीख पाएगा, मेकिंग देम अनप्रोडक्टिव, उन्हें अनप्रोडक्टिव बनाता है, और लेटर लाइफ में वो अपने लाइफ से इस तरीके से, और इसी की वजह जो है अनप्रोडक्टिव की भी वजह एक हो सकती है सुसाइड की। जो सुसाइड है उसका, इसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न ये चीज़ हो जाता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं। मॉल न्यूट्रिशन की कॉजेज हमने देखा कि मैनी फैमिलीज कैन नॉट अफोर्ड हैवन फ्रेश फ्रूट्स, नहीं अफोर्ड कर सकते, वेजिटेबल्स, लिगमस, मीट, मिल्क, ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, है ना। चलिए, कुछ स्टेप्स गवर्नमेंट ने लिए हैं जिन्हें आप जाके रीड कर सकते हैं, जैसे कि पोषण अभियान, जैसे कि एनीमिया मुक्त भारत अभियान, मिड डे मील स्कीम, MDM, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ICDS स्कीम। ये सारी के सारी स्कीम्स आपको रीड करना है, जाके डिटेल्स में पढ़ना है। इस सारी स्कीम्स के छोटा छोटा पॉइंट्स दिया गया है, अगर ये पढ़ लेते हैं तो ये पूरा आर्टिकल जो है आपका कवर हो जाएगा। क्लियर, इसके अंदर कुछ खास नहीं है। आप देखेंगे जैसे पोषण अभियान क्या बोला गया, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन NNM, पोषण अभियान इंश्योर माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया बाय 2022, है ना। फिर लॉन्च 2018 में एनीमिया मुक्त, डिक्लाइन एनीमिया, मतलब खून की कमी जो हो रही है, ब्लड लॉस होता है वुमेन्स के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है, 1 और 3 परसेंटेज पॉइंट में हमें इसको कम करना है। फिर अगर आप देखेंगे मिड डे मील स्कीम, इंप्रूव न्यूट्रिशन लेवल अमंग द स्कूल चिल्ड्रन, न्यूट्रिशन लेवल को बढ़ाना, कहाँ पे, स्कूल चिल्ड्रन के अंदर जो मिड डे मील मिलता है ना स्कूल्स के अंदर, ये सारी चीज़ें हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत हर इंसान को खाने की एक तरीके से राइट है, इंश्योर द फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी दी जाएगी। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। आई होप क्लियर हो गई होंगी। कुछ वे फॉरवर्ड भी लिख लिया है, आप चाहें तो इसके ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हैं, PYQ एक क्वेश्चन भी है, आप उसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। होम बेस्ड मैं जो है PYQ क्वेश्चन जो है इंस्टाग्राम के अंदर आज पोस्ट करूंगा, तो वहाँ से जाकर आपको उठाना है, साथ ही टेलीग्राम ग्रुप के अंदर पोस्ट करूंगा, तो वहाँ से जाकर आप उसे निकाल सकते हैं और लिख सकते हैं। इसी टॉपिक से रिलेटेड वो PYQ है। लिंकेज को बिल्ड करना, स्ट्रेंथन न्यूट्रिशन रिहेबिलिटेशन सेंटर को तेजी से स्ट्रेंथन करना, डिज़ाइन करना कस्टमाइज्ड मीनेस को, सेग्रीगेशन ऑफ SAM केसेस को, रोल ऑफ आंगनवाड़ी को सेंटर को बढ़ाना, ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाते हैं जिसे हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, स्पेस नॉट टाइम। अब मैं पहले थोड़ा सा आर्टिकल से बताऊंगा, फिर मैं पहुंचूंगा कहाँ पे, सीधे हमारे इलेक्शन कमीशन की ओर। ये कहते हैं कि न्यूट्रल मैकेनिज्म अपॉइंटमेंट में आवश्यकता है इलेक्शन कमिश्नर के लिए। अब जो इलेक्शन कमिश्नर है, आज पहले क्या हुआ करता था, पहले ऐसा होता था कि लॉन्ग टेन्योर हुआ करता था इलेक्शन कमिश्नर का, और वो एक तरीके से इंडिपेंडेंट काम करता था। अभी बात हो रही है कि कहीं ना कहीं उसकी जो इंडिपेंडेंसी है ना, वो खतरे में आ रही है। कैसे, एक तो इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, पहले आपको मैं बता दूं कि ये छोटे से चीज बताता हूँ पहले, है ना। अब इसको सुनिए, कमिश्नर शुड बी अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ इंडिपेंडेंट बॉडी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ऐसा होना चाहिए। किस आर्टिकल के तहत लिखाया गया है, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 इनवेसिस अ पार्लियामेंट्री लॉ फॉर द पर्पस। एक लॉ आवश्यकता है इस मैटर में बनाने की, जो अभी तक नहीं बना है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, आर्टिकल 324 क्लॉज 2 को ध्यान से इसको पढ़ना है। क्लियर, और इसको जाके इस पूरे लेक्चर को आपको पढ़ना है, और लक्ष्मीकांत में से जाके जरूर इसको देखना है। नो लॉ हैज बीन एनेक्टेड सो फॉर, अभी तक कोई लॉ इसमें नहीं बना हुआ है। द कोर्ट अपेरेंट इंक्लिनेशन टू डिवाइस द डिपेंडेंट मैकेनिज्म, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंपेयर कर रहे हैं कि हाँ उनका भी तो नहीं है, पर वो चीज नहीं हो सकता है, ऐसा है ना। पहले क्या हुआ करता था, अलग से इलेक्शन कमिश्नर आते थे, उनका लॉन्ग टेन्योर हुआ करता था, लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ अलग कर दिया गया है। अभी क्या कर दिया गया है, जो कमिश्नर है, इलेक्शन कमिश्नर है, जैसे कि क्या होता है, पहले मैं बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे पहले से, लेकिन 1993 के केसेस के बाद इलेक्शन कमिश्नर हैव बिकम द मल्टी मेंबर बॉडी, है ना। एक मल्टी मेंबर बॉडी बन गई, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, है ना। तो 2 जो इलेक्शन कमीशन होते हैं, उनमें से एक जो सीनियरिटी बेसिस में उन्हें जो है एक तरीके से प्रमोशन देके क्या बना दिया जाता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाता है। तो ये चीज़ें अभी ज़्यादा चलन में है, जो देखने को मिल रही, पहले ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ करता था।
है ना। और ये लोग क्या करते हैं, इलेक्शन कमिश्नर को, मतलब एक अगर आप उनकी एज देखेंगे, जो एक तरीके से टाइम लिमिट देखेंगे कब तक वो रहते हैं, तो आप देखेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, 6 ईयर टेन्योर है उनका, और बट शुड बी डीम्ड ऑफिस अटेनिंग एज ऑफ 65 ईयर मैक्सिमम एज, और 6 ईयर का ड्यूरेशन, इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए वो जो है अटेन हो जाए, ये उनका लिमिट होता है, टाइम पीरियड होता है। लेकिन अब क्या करने लगे हैं, इन्होंने बुद्धि लगाया और ऐसे इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करते हैं, जैसे कि इलेक्शन कमिश्नर है कोई, और उसी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना देंगे। अब उसकी एज कितनी हो गई है, उसकी एज 63 हो गई है या 64 हो गई है, तो अब वो कितने साल के लिए रहेगा, 2 साल के लिए या 3 साल के लिए या 1 साल के लिए, है ना। पूरा का पूरा टर्म अपना 6 ईयर का वो पूरा ही नहीं कर पाता है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होके आ रही है, एक मतलब एक तरीके से एक बहुत अच्छा सा नेगेटिव पॉइंट है जो आप अपने आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं, है ना। बहुत डिटेल में जाने के बाद ये पॉइंट्स इस तरीके से निकलते हैं, और जब आप ऐसे पॉइंट्स को एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करते हैं, एग्जामिनर बहुत ही खुश हो जाता है कि यार देखो इस बच्चे को कितना ज्यादा डिटेलिंग में नॉलेज है और ये कितना अच्छे से प्रेजेंट कर रहा है, चीजों को अच्छे से इसने समझा है कि एक्चुअल में लूप होल क्या है। अगर उसको लूप होल आपको समझ में आता है तभी तो आप क्या कर सकते हैं, तभी आप स्कीम्स बना सकते हैं, उसे सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हुआ पॉइंट, है ना। इसको जाके आपको आर्टिकल में से पढ़ना है ना, बुक में से पढ़ना है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ बुक्स में से। अभी ये देखेंगे, ये तो सीआईसी हो गया, है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये हमारा चैप्टर नंबर 42 जो न्यू एडिशन आया है लक्ष्मीकांत का, उसमें से चैप्टर नंबर 42 में ये चीज़ दी गई है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आपको रीड करना है। मैं आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता दूंगा, जैसे इलेक्शन कमीशन क्या होते हैं। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, is a permanent and an independent body established by the Constitution of India directly ensure the free and fair election of the country, है ना, directly ensure the free and fair of the election of the country। अभी ये जो पॉइंट है डायरेक्टली आप अपने इंट्रो में यूज कर सकते हैं। अगर आपको इंट्रो नहीं आ रहा है और इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पूछा गया है तो आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छी लाइन है ना। आर्टिकल 324 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है द पावर ऑफ superintendent direction and control of election to the parliament, state legislature, the office of president of India and the office of vice president of India shall be vested in the election commission। तो जितने ऑफिस से याद रखिएगा, क्या कर सकता है, पावर कैसी है इलेक्शन कमीशन के बाद, अंडर आर्टिकल 324 के तहत बताना है आपको, सुपरिटेंडेंट कर सकता है, उसे देख रेख कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है, कंट्रोल कर सकता है इलेक्शन को। किस किस के इलेक्शन को, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर यहाँ पे है कि नहीं है, यस, पार्लियामेंट भी है, स्टेट लेजिस्लेचर भी है, लेकिन कौन सा नहीं है, जो लोकल गवर्नेंस के इलेक्शन होते हैं वो नहीं है, वो एक्सेप्शन है, वो याद रखना, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। क्लियर हो गया पॉइंट। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको चीजों को पढ़ना है। द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है उसका मतलब कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी यही करवाता है। द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी सर करवाता है, यस। ये सब पावर जो है इलेक्शन कमीशन के पास है। क्लियर हो गया बॉडी, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन इज एन ऑल इंडिया बॉडी इन द सेंस ऑफ द कॉमन टू बोथ सेंट्रल एंड गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट के भी इलेक्शन करवाता है और सेंट्रल के भी इलेक्शन करवाता है, इसलिए ये दोनों में कॉमन हो जाता है ना। ये फेडरल फीचर के भी अंदर आ जाता है और यूनिटरी फीचर के अंदर भी आ जाता है। यूनिटरी वाइज्ड है और फेडरल फीचर है। क्लियर, फेडरल के लिए भी काम कर रहा है, स्टेट्स के लिए भी काम कर रहा है, सेंट्रल के लिए भी काम कर रहा है, लेकिन अपॉइंट कौन कर रहा है, सेंट्रल काम अपॉइंट कर रहा है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं, दिस बॉडी इज ऑल्सो वी कैन से दिस इज अ फेडरल बॉडी विथ एन सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, है ना। यहां पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी देखने को मिलती है। क्लियर हुआ पॉइंट आपको। अब यहां पे जैसे जो मैंने आपको बात बताई, इट मस्ट बी नोटेड हियर द इलेक्शन कमीशन इज नॉट कंसर्न विद द इलेक्शन ऑफ पंचायत म्युनिसिपैलिटीज इन द स्टेट। जो पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन होते हैं वो इन इलेक्शन को नहीं देखता है। वो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर अ सेपरेट स्टेट इलेक्शन कमीशन, इन सब के लिए बना है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब कंपोजिशन आप देख लीजिए, मैंने अभी आपको बताया कंपोजिशन क्या है। इलेक्शन कमीशन सेल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं, है ना। इलेक्शन अलग अलग टाइम पे अलग अलग, इफ एनी प्रेसिडेंट मे बी फ्रॉम टाइम, जो है प्रेसिडेंट जो है टाइम टू टाइम जो है इसे फिक्स कर सकते हैं, बढ़ा घटा भी सकते हैं, जो कई बार बढ़ा घटा हुआ भी है, जिससे कि अभी हमने आर्टिकल के अंदर भी चीज देखी, है ना। अपॉइंटमेंट कौन करता है, ऑब्वियस सी बात है प्रेसिडेंट करेंगे, है ना। एनी अदर इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड द चीफ इलेक्शन कमिश्नर सेल एक्ट एज चेयरमैन। जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहेंगे, अगर कोई भी और इलेक्शन कमीशन आता है तो। क्लियर हुआ पॉइंट।
सर्विस और टेन्योर की बात करते हैं, अभी हमने डिस्कस कर लिया 65 ईयर ऑफ एज और 6 ईयर ऑफ टाइम पीरियड टेन्योर ये रहता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब ये वोटिंग एज वगैरह सब दी गई हैं, आप एक बार जाके इसको रीड करिएगा। 21 से 18 कर दी गई वोटिंग एज, कब की गई है ये आपको पढ़ना, ठीक है। इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, आर्टिकल 324 जो है कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट, क्योंकि इसका सिक्योरिटी जो है फिक्स है ना, इन्हें हटा नहीं सकते। चीफ इलेक्शन कमीशन इज प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन सेम मैनर अंडर सेम ग्राउंड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सोचिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाएगा उसी तरीके से सिर्फ इनको हटाया जा सकता है, जो कि बहुत बड़ी बात है। उसी मैनर में और किसी भी मैनर में इन्हें नहीं हटाया जा सकता, इसलिए इनका जो सिक्योरिटी जो है बहुत तगड़ा है। तो वहां पे एक लूप होल जो मैंने आपसे डिस्कस किया कि अपॉइंट ही तब करेंगे कि 2 साल टेन्योर रह जाए या 1 साल टेन्योर रह जाए, है ना। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के यहाँ पे आता है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए, in other words, he cannot be removed by the president on the basis of resolution passed by the effect by the both houses of parliament। से इसको पास करना पड़ेगा, स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाना पड़ेगा रिजोल्यूशन को, तब जाके, और ये किसके ऑन द ग्राउंड ऑफ अगर ये कुछ मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी प्रूव होता है तब जाके ये रिमूव किए जाएंगे, जो कि सिक्योरिटी टेन्योर का बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको आपको आंसर राइटिंग में मेंशन करना है। The service condition of Chief Election Commission cannot be very disadvantage after his appointment। तो कोई भी डिसएडवांटेज नहीं किया जा सकता है उनके अपॉइंटमेंट के बाद। जैसे आप उनको जो भी फैसिलिटीज मिल रही हैं वो छीन लें, या फिर जो इनकम है उनकी एक तरीके से सैलरी है उसको कम कर दें, दिस विल नॉट हैपन, है ना। ये ऐसा नहीं किया जा सकता, कोई भी डिसएडवांटेजेस उनके साथ नहीं किया जा सकता है। क्लियर होगा पॉइंट? तो सारी चीजें हैं, इंपॉर्टेंट हैं, आपको जाके पढ़ना है। इनके पावर फंक्शन को पढ़ना है कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन क्या है, एडवाइजरी फंक्शन क्या है, क्वासी जुडिशियल फंक्शन क्या है। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पूरी लक्ष्मीकांत को डिटेलिंग में वर्ड टू वर्ड आप लोगों के साथ इस तरीके से डिस्कस करूं, तो आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है ना। मैं ऐसा प्लान कर रहा था कि मैं आप लोगों के साथ जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटीज हो गई, जैसे कि पॉलिटी की लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, सतीश चंद्रा, बिपिन चंद्रा, है ना, RS शर्मा जो हो गई, है ना। तो ये सारी जो बुक्स हैं हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और पॉलिटी के, इन सब को मैं डिटेल्स में वर्ड टू वर्ड डिस्कस करूं। थोड़ा सा लॉन्गेस्ट टाइम लगेगा, लंबा समय लगेगा, हो सकता है कि एक एक चैप्टर में 1-1 घंटे लग जाए, बट ये अगर मान के रखिए कि अगर आप डिटेलिंग में जाते हैं, इतना एक बार भी कवर कर लेते हैं, तो कोई भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, है ना, इतनी डिटेलिंग में पढ़ने के बाद। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए। वो हम स्टैटिक वाला हमारा जो लेक्चर है, एड्यूवर्स IAS करके लेक्चर, जो हमारा चैनल है, वहां पे हम उस लेक्चर को लेके आएंगे। कमेंट सेक्शन के अंदर आपको बताना है कि क्या है क्या नहीं है, तो जिससे हम उस चीज की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर सकें। चलिए, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर, जो कि है CIC। CIC क्या है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। यहां पे पूछा यार, पहले हम आर्टिकल्स को देखते हैं डिटेल्स में। इस आर्टिकल के अंदर बताया गया है कि देखिए सर, क्या हो रहा है कि अभी जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है वो एक तरीके से खत्म कर दिया गया है ना। अब बोलेंगे सर नहीं सर, आप गलत बता रहे हैं, सर खत्म नहीं किया गया है, अभी तो है ये राइट टू इंफॉर्मेशन RTI एक्ट है। यस, ये है, लेकिन एक तरीके से इसकी पावर को इतना ज्यादा खत्म कर दिया गया है कि अब इसकी पावर ना के बराबर है ना। इस आर्टिकल के अंदर ये कह रहा है राइट टू नो जो है लूज हो चुका है इंडिया के। क्या ये लूज हो रहा है? ऐसा क्वेश्चन मार्क है। नाउ कैसे, वो देखते हैं। पहले क्या हुआ करता था, सिटीजन कैन फाइल एन अपील एट द डिपार्टमेंट लेवल, सेकंड फाइनल अपील करता था, है ना। अभी बोला जा रहा था इसके अंदर कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन है सुप्रीम कोर्ट की जज के तहत पावर रखते हैं, है ना, दैट हैव सुप्रीम कोर्ट जज हैव एन 5 ईयर ऑफ फिक्स टर्म और टर्म ऑफ सर्विस हुआ करता था। बट नाउ इसका जो फिक्स टर्म है उसको हटा दिया। किसी की अगर टर्म ही हटा दिया जाता है कि जब चाहे तब अपॉइंट करे, जब चाहे तब आपको निकाल सकते हैं। सोचिए वो क्या ही काम करेगा, कि किस तरीके से काम कर पाए। उस बेचारा डर डर के काम करेगा। तो ऐसा नहीं कि मैंने कोई ऐसा गलत, मतलब एक टफ फैसला ले लिया और बता दिया, चीज़ें लोगों के सामने ला के रख दी, तो मुझे अपॉइंटमेंट जो मुझे मिला है, ये पोस्ट ही मेरी छीन ली जाए। तो ये बहुत बड़ा लूप होल है। इस आर्टिकल के अंदर ये चीज़ बताई गई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बहुत बड़ा लूप होल है। CIC वॉज ट्रांसपेरेंसी से हर्डल्स की ओर कैसे बढ़ रहे हैं वो देखते हैं।
CSE was functioning institution until a 4 year ago. Transparency in many cases, public importance, accountability of the public. Ordering disclosure current प्राइम मिनिस्टर के एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड से लेकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर तक की लिस्ट निकाल देता था CIC, और लोगों को अवेयर कर देता था कि यार क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। राइट टू नो आपका अधिकार है, आपके पूछने से पहले हम बहुत सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे, ये चीज़ हुआ करती थी। स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन द पब्लिक लाइफ। नाउ द CIC हैज बिकम मोर लाइक ए वॉकिंग डेड इंस्टीट्यूशन। चल रहा है लेकिन मरा हुआ है, डेड इंस्टीट्यूशन बन के रह गया। क्यों? आप बात करते हैं सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी पावर एक तरीके से छीन ली गई है। कैसी पावर छीन ली गई है? उसकी कौन सी पावर छीन ली गई? फिक्स टेन्योर उसका हटा दिया गया। अब ये जो केसेस है उसके पास CIC के पास जाते हैं, कम ऑफ विद हियरिंग रफली वो लगभग 2-2 साल तक की वेट हो जाता है। 2-2 साल लगा रहा है केसेस को सुनने में, उनको पूरा करने में। जब तक जो केस है वो अपना सिग्निफिकेंस ही लॉस हो जाता है, वो केस जो है मतलब का नहीं रह जाता, पूरा खत्म हो जाता है ना, ऐसा आप कह सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली होम मिनिस्टर ने कोविड-19 के दौरान जो है डिस्क्लोजर दिया था कि डेटा पर्टेनिंग द फोन टैपिंग ऑर्डर पास हुए थे, सारी चीज़ें। बट क्या हुआ उसके ऊपर RTI? अब ये कौन, देखिए ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वर्ड अगर मैं इसमें बताता हूँ कि कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक को देनी है, कौन सी इंफॉर्मेशन पब्लिक से छुपानी है, ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करते हैं हमारे CIC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, है ना। ये बॉडी डिसाइड करती है, ये बॉडी डिसाइड करती है कि ये चीज़ होना चाहिए, कौन सी इंफॉर्मेशन देनी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन देनी नहीं चाहिए। डेटा पर्टेनिंग टू फोन टैपिंग ऑर्डर पास, बता होम मिनिस्टर, सारी चीज़ें हमने देखा, ठीक है। कार्डिनल रूल नेचुरल जस्टिस, नो वन शुड बी अ जज इन देयर ऑन केस, है ना, कॉज। अब आप देखेंगे कि एक नेचुरल जस्टिस है कि कोई अपने केस में खुद जज नहीं हो सकता है, मतलब खुद को ही सजा सुनानी है या खुद को ही केस चल रहा है और आप खुद ही जज बन के बैठ गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये तो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ना, आप सभी लोग जानते हैं। तो आप अगर देखेंगे ये चीज़ अभी हो रही है, क्यों और कैसे हो रही है, आप देखेंगे हाउ एवर द कमीशन नाउ अलाउ द वेरी मिनिस्टर that stand accused of violating the RTI Act to act as a judge in their own case and decide whether disclosure is necessary or not। मतलब जिस जिस मिनिस्ट्री के ऊपर, जिनके ऊपर ये वायलेशन का एक्यूज किया गया है कि RTI एक्ट का इन्होंने मतलब उल्लंघन किया है, वायलेट किया है लॉस को, है ना, उन वही इस केस को देख रहे हैं और बता रहे हैं कि ये जो है, जो इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं, है ना। वही उसके जज बन के बैठ गए हैं। भैया मुझे सजा कौन दे सकता है? अरे मैं ही खुद ही जज हूं, मुझे कौन सजा दे सकता है? तो धनिया भैया खुद ही जज बन गए। अब धनिया जो है खुद ही जज बन गए अपने ही केस को, तो वो अपने को क्यों सजा देंगे, है ना। तो ये बहुत ही नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है ना, ये मनमानी हो रही है, सीधी सीधी मनमानी हो रही है। सिमिलर सिचुएशन आई थी, द CIC रिफ्यूज टू हियर द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन चैलेंज को, जिसे इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन जो चैलेंज किया गया था उसको सुनने से मना कर दिया है, ठीक है। द फर्स्ट नॉन डिस्क्लोजर ऑर्डर पास बाय द होम मिनिस्ट्री, द फोन टैपिंग, जो फोन टैपिंग से रिलेटेड केस था, उसमें लोगों ने बोला कि हमें ये बताइए, इससे रिलेटेड डेटा चाहिए हमें, आप इसको बताइए, लेकिन होम मिनिस्ट्री ने मना कर दिया। अब खुद ही मिनिस्ट्री के ऊपर एलिगेशन है और खुद ही मिनिस्ट्री मना कर रही है। सोचिए ना कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी मतलब एक ऐसा लग रहा है जैसे खिलवाड़ बना के रख लिया है CIC को। तो जहां पे भी धनिया भैया रहेंगे, धनिया भैया तो ऐसे ही करेंगे, है ना। बट मैनी डू नॉट नो द कंट्री विद स्मॉल परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन हैज एक्सेस टू रिजोल्यूशन ऑफ जस्टिस रिएड्रेसल। यही सारी चीज़ें जो इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस की गई हैं, बहुत प्यारे आर्टिकल है, जाके प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा इस आर्टिकल को जरूर पढ़ें, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर और इंस्टाग्राम में भी इसको शेयर करूंगा, डिटेल्स वहाँ पर लिख के भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप चाहे तो वहाँ पर रीड भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम CIC, डू नॉट इंस्टॉल कॉन्फिडेंस अबाउट इंडियाज इंफॉर्मेशन रिजिम इज हेडेड, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिव प्रिवेंशन एक्ट अमेंडमेंट 2019 आया, कमीशन रिस्टोर्ड कर दिया गया मैटर्स को, ये सारी चीज़ यहाँ पे हमने देख ली हैं, है ना। वही सारी चीज़ यहाँ पे घुमा फिरा के बताया जा रहा है कि किस तरीके से आज प्रेजेंट जो है, अब ब्यूरोक्रेटिक रिजेक्ट RTI, ब्यूरोक्रेट्स जो है रिजेक्ट RTI विद अ ग्ली, विद नो फियर ऑफ फेसिंग द पैनल प्रोविजन ऑफ आउटलाइन सेक्शन 20 ऑफ RTI। अब कोई भी यहाँ पे बनना ही नहीं चाहता ना इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि उसके पास पावर ही नहीं है। मतलब एक तरीके से हाथी को टूथलेस बना दिया गया, मतलब टूथलेस एक तरीके से बना दिया गया है कि उसके पास टूथ ही नहीं है ना। टूथलेस टीथ है, मतलब एक तरीके से कोई एक टूथलेस कह सकते हो आपकी शेर है, शेर तो है
अब ऐसा दिख रहा है कि हाँ ये शेर है बता देगा, लेकिन टूथलेस है, वो खा ही नहीं सकता आपको, है ना। तो ये चीज कर ली, इसके टूथ ही हटा दिए गए हैं। तो ये बहुत पॉइंट आप लिख सकते हैं ना। यहाँ पे लास्ट में बहुत अच्छा लाइन दी गई, सिटीजन हैव माउंट इंटेंस प्रेशर ऑथराइज टू एक्ट एंड अपॉइंट कमिश्नर ऑफ इंटीग्रिटी, लॉयर्स हैव विलिंग citizen to take matter in the court, seek justice. If the failure to do so, India will lose cherished right to know. तो अगर ये फेल हो जाता है, ये चीज ऐसे ही चलती रही, तो इंडिया अपने जानने का अधिकार, जो आरटीआई एक्ट जो लेके आए थे, एक्चुअल में आरटीआई एक्ट का जो रिलेवेंसी थी वो खत्म हो जाएगी, वो उसे लूज कर देगा। इसको जाके आपको लक्ष्मीकांत में से पढ़ना है, और चाहे तो आप लोगों की मेहनत कम हो, है ना, और इजी करने के लिए मैंने उस चैप्टर को भी इंक्लूड कर दिया है लक्ष्मीकांत के अंदर। चैप्टर नंबर 57 ये है। प्लीज जाके इस पीडीएफ से, अगर आप बुक से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिन लोगों के पास पुराना एडिशन है, जिन लोगों ने अभी नया एडिशन नहीं लिया है, उन लोगों के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो कम से कम इस चैप्टर को आप यहाँ से रीड कर सकते हैं एंड देख लेंगे। ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत इसको लेके आया गया था। इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसलिए इसकी पावर को छीना जाता है। ये सारी चीजें इसके अंदर बात की गई हैं, क्या है पूरा डिटेल में पूरा जो है चैप्टर दिया गया है। 2-2, 3-3 पेज का है, और कुछ खास इतना ज्यादा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको पढ़ना है, जस्ट जाके रीड करना है। क्लियर? वैसे आप लोग चाहेंगे तो मैं लेक्चर लेके आऊंगा, कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। आई होप चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, और हमने बहुत ही डिटेल्स में आज का लेक्चर डिस्कस किया। कैसा लगा आज आपको ये लेक्चर, आपको बताना है, साथ ही अपने फ्रेंड्स, कलीग्स सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट टू नो के बारे में हमने डिस्कस किया, इलेक्शन कमीशन के बारे में हमने डिस्कस किया जो रेप केसेस मेन के खिलाफ एक नया एस्पेक्ट लेके आया, जेंडर न्यूट्रल बेस्ड लॉ बनाने की आवश्यकता है, उससे हमने डिस्कस किया। माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है हमने उससे डिस्कस किया डिटेल में। तो जो भी इशू हमने डिटेल में डिस्कस किया, प्री और मेंस दोनों से कवर हो जाएंगे आपको, है ना। लेक्चर को लाइक कीजिए, प्लीज कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए जहां जहां आप इसे कर सकते हैं। कल मिलते हैं फिर से आपके एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।